Hi students, welcome back to RSP. Thanks for stopping by Ronson Physics. Today we are starting the new topic of the chapter, that is the magnetization and matter, and the topics are the origin of magnetization in matter and the magnetization vector and the magnetizing field intensity. First we will recall the previous lecture video. In previous lecture video we have studied about the magnetic meridian, the geographical meridian and the angle of declination. The angle of declination was the angle between that magnetic meridian and that geographical meridian, and the magnetic meridian was a imaginary plane formed by any point on the earth's surface and by the magnetic axis, and the geographical meridian was the imaginary plane formed by any point on the earth's surface and by that geographical axis. Okay, these were the three concepts which we have studied in the last lecture video, and in this lecture video we will going to start three topics, that is the origin of magnetization matter, means कि मैटर के अंदर किसी भी मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन का कैसे ओरिजिन हुआ है, एंड द वेक्टर, द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर आई क्या होता है, एंड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इन सब के बारे में इस लेक्चर वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं. हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट की पॉइंट से, दैट इज द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन मैटर. पहले ही समझते हैं कि मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ. मैग्नेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम जनरली बोलते हैं ना कि ये मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हो गया, ये सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड हो गया. इसका मतलब ये है कि उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने की एक एबिलिटी हो चुकी है, एबिलिटी आ चुकी है, दैट इज द मैग्नेटाइजेशन वर्ड. तो सिमिलरली हम मैटर, कोई एक मटेरियल होगा, उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, तो समझते हैं कि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने का एबिलिटी कैसे आई होगी. दैट पॉइंट वी हैव टू क्लियर इन दिस लेक्चर वीडियो फर्स्ट. ओके, तो हम इस की पॉइंट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कि मैटर मीन्स कोई भी एक मटेरियल, उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन कैसे शो होता है, मीन्स कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस तरीके से शो कर सकता है, इसके बारे में हम थोड़ा फोकस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. देखिए पॉइंट नंबर 1, हमें पता है कि हमारे पास मान लो देयर इज एनी मैटर, हमारे पास कोई एक मैटर है. वी नो दैट इन दैट मैटर देयर विल बी सम एटम्स, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो एटम्स होंगे, ये सबको पता ही होता है इसके बारे में. तो एंड इन एटम्स देयर वर न्यूक्लियस एंड some orbits, in that orbit some electrons were revolving around that nucleus. उस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होंगे. एंड इफ वी कंसिडर दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इन दिस डायरेक्शन, मीन्स दिस डायरेक्शन इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं. एंड वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, एंड वी नो दैट इफ अ चार्ज इज मूविंग देन इट विल क्रिएट सम करंट, वो कुछ ना कुछ तो करंट प्रोड्यूस करने वाला ही है. एंड इफ देयर इज सम करंट देन देयर विल बी सम मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो हम एक नतीजे पर पहुँचे, एक कंक्लूजन पर पहुँचे कि इलेक्ट्रॉन था, रिवॉल्व कर रहा था, मीन्स करंट प्रोड्यूस कर रहा था, और करंट प्रोड्यूस हो रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा था. इस वजह से कोई भी एक एटम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, एंड इट मीन्स दैट मैटर विल आल्सो शोइंग दैट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. तो इस वजह से वो मैटर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने वाला है. तो यहाँ से न्यूक्लियस लिया था, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, इट मीन्स द करंट विच इज प्रोड्यूसिंग देयर विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, इट मीन्स द करंट विल फ्लोइंग इन दैट सिचुएशन दैट द डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. बट हम यहाँ से पहुँच गए इस नतीजे पर कि करंट प्रोड्यूस होगा और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्रिएटेड. तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि ये जो भी सिचुएशन बनी हुई है ये करंट लूप की तरह बनी हुई है, कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ लूप एंड करंट इज फ्लोइंग इन अ लूप, इट मीन्स देयर विल बी सम मैग्नेटिक फील्ड. सो इट इज़ द सिचुएशन लाइक अ करंट लूप, एंड वी नो दैट करंट लूप इज अ मैग्नेटिक डाइपोल. करंट लूप क्या होता है, वो एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है. एंड मैग्नेटिक डाइपोल हमेशा हमें पता है एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट करता है. इसका मतलब यहाँ पर भी एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो रहा होगा. तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, अपने 4 फिंगर्स को इन दी करंट डायरेक्शन रखते हैं और कल करने की कोशिश करते हैं. जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट आउट करता है, दैट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, तो वो डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की हो जाती है, और यहाँ पर वो आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है.
तो इट मीन्स देयर विल बी सम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और मैग्नेटिक डाइपोल हमेशा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट करता है। तो इट मीन्स यहाँ से जो भी ये एटम था, दिस इज द मैग्नेटाइज्ड एटम, एंड बिकॉज द एटम इज मैग्नेटाइज सो द मैटर इज आल्सो मैग्नेटाइज, क्योंकि वहाँ पर जितने भी एटम्स होंगे सभी के एटम्स के अंदर यही सिचुएशन हो रही होगी। तो इट मीन्स जो मैटर है वो मैग्नेटाइजेशन शो कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा। ये हमें यहाँ से बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है। आफ्टर देन ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है उसने मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट किया, दैट इज़ द कैपिटल एम। एंड हमें पता है कि मैग्नेटिक डाइपोल, जैसे कि मान लो देयर इज अ बार मैग्नेट, कोई एक बार मैग्नेट है, इट इज़ साउथ पोल, इट इज़ नॉर्थ पोल, तो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ देयर इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको मैग्नेटिक मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट। ये मैग्नेटिक मूवमेंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हम इस चैप्टर के अंदर बोल लो या फिर इस टॉपिक के अंदर बोल लो कि हम यहाँ पर अब एटम नहीं पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि देयर विल बी सम मैग्नेटिक डाइपोल्स और देयर विल बी सम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बाय क्रिएटेड बाय दीज मैग्नेटिक डाइपोल्स। इन मैग्नेटिक डाइपोल्स की वजह से कोई ना कोई कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड क्रिएट हो रहा होगा। तो हम एटम्स को इस वाले टॉपिक के अंदर कह लो या इस वाले चैप्टर के अंदर कह लो, हम एटम को अब बोलेंगे दीज आर द मैग्नेटिक डाइपोल। एटम्स नहीं, हम क्या बोलेंगे, दीज आर द मैग्नेटिक डाइपोल, और ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट कर रहे होंगे और हम उन मैग्नेटिक डाइपोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। क्लियर हो गया पॉइंट? वेरी गुड। एंड यहाँ से देखिए पॉइंट नंबर 2। अब यहाँ से ये समझते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन केवल इसी तरीके से रिवॉल्व कर रहा होगा इस न्यूक्लियस के चारों तरफ? नहीं कर रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा होगा। स्पिन मूवमेंट भी कुछ होता है, स्पिन मोशन भी कुछ होती है कि जिस तरीके से अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है और अपने एक्सिस पर भी रोटेट करती है, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पर रोटेट करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम स्पिन मोशन। तो इसका मतलब जो भी मैग्नेटिक मूवमेंट होगा इन इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर, इन एटम्स का यहाँ पर, वो केवल इस ऑर्बिटल मोशन की वजह से नहीं होगा, वो स्पिन मोशन की वजह से भी होगा। तो देखते हैं यहाँ से द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ मैटर विल बी ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स, या फिर हम बोले फॉलोइंग रीजन्स। नंबर 1, द ऑर्बिटल मोशन, जिसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होगा, मीन्स उस एंगुलर मोमेंटम की वजह से भी मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। एंड सेकंड इज द स्पिन मोशन, जिसकी वजह से स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होता है, ठीक है। नंबर 3 इज द मोशन ऑफ न्यूक्लियस। अब मोशन ऑफ न्यूक्लियस से किस तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होगा इसको समझते हैं। हमें पता है जब वो रेस्ट पोजीशन पे होता है, इसका मतलब रेस्ट पोजीशन नहीं होती, इसका मतलब ये होता है कि वो वाइब्रेट करते रहते हैं, कि जो भी मैटर होगा उसके एटम्स उसके अंदर वो एक मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में वाइब्रेट करते रहते हैं। तो they are also, the nucleus is also moving, vibrating, it means nucleus is also current, and there will be some magnetic field, and there will be some magnetic dipole movement. तो न्यूक्लियस की मोशन की वजह से भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा। बट द केस इज इफ़ वी आर कंसिडरिंग दैट द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, हमने यहाँ से मान लिया टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज 2 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से हम कहते हैं कि जो स्पिन मोशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की और जो न्यूक्लियस की मोशन जो होती है, उनकी वजह से केवल यहाँ से 0.1 एंड 0.1 यूनिट्स इतना ही मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होता है। तो जो बाकी का होगा वो पूरा का पूरा ऑर्बिटल मोशन की वजह से होगा इलेक्ट्रॉन्स की, दैट विल बी 1.8 यूनिट्स, ठीक है। तो हमने जनरली एग्जाम्पल से समझा कि जो स्पिन मोशन होती है और मोशन ऑफ न्यूक्लियस होती है, उनसे 0.1 यूनिट क्रिएट होगा। यदि वहाँ पर 2.0 यूनिट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो रहा है पूरे एटम के लिए, तो इट मीन्स ऑर्बिटल मोशन से 1.8 यूनिट्स क्रिएट होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इसका मतलब पूरा का पूरा मेजर पार्ट जो है वो ऑर्बिटल मोशन की वजह से होता है। इसलिए हमने यहाँ से आपको स्पिन मोशन और मोशन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में कंसिडर नहीं कराया था, सीधा सीधा बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन की वजह से वो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हो रहा है।
तो यहाँ ज़्यादा केमिस्ट्री के अंदर हम एंटर नहीं करेंगे, तो इसलिए हम केवल ये समझेंगे कि ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड द पॉइंट नंबर 3, द मैग्नेटिक मूवमेंट कैपिटल M फॉर दैट एटम इज ड्यू टू ऑल इलेक्ट्रॉन्स। अब केवल एक इलेक्ट्रॉन थोड़े ना होगा कि भाई एक सेल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, कितनी भी सेल हो सकते हैं, कितने भी ऑर्बिट्स हो सकते हैं, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो उन सभी के इलेक्ट्रॉन्स का जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा उनको जब ऐड करेंगे दैट विल बी द टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ दैट एटम। एंड जब सारे एटम्स के मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को एड अप करेंगे देन विल बी द डाइपोल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दैट मैटर। वो मैटर का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा। ओके, नाउ द पॉइंट नंबर 4, in some elements the magnetic dipole moment is 0। कुछ एलिमेंट्स में जो एटम्स होते हैं उन एटम्स का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी 0 होता है और उन एलिमेंट्स का भी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट 0 होता है। वो किस तरीके से होता है, जैसे ना हमने यहाँ से फॉर एन एग्जांपल हमने कंसीडर कर लिया दैट इज़ द हीलियम एटम। अब हीलियम होगा तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ से हमें पता है ऑर्बिटल थ्योरी जो आपने और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री के अंदर, वहाँ से आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मीन्स देयर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस, इट मीन्स दे आर प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट्स बट इन दी अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि उनकी मोशन अपोजिट्स हैं एक दूसरे के। इस तरीके से हम स्पिन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को कैंसिल करता रहेगा। इट मीन्स देयर विल बी द टोटल नेट मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, द टोटल नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट फॉर दिस एलिमेंट विल बी 0। एंड पॉइंट नंबर 5 यहाँ से, इन some elements the magnetic dipole moment is not equal to 0। अब यहाँ से जैसे मान के चलो हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं कि उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं बना रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जो पेयर्ड बना रहे होंगे उनके तो डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे होंगे, लेकिन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनका तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कैंसिल करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन है नहीं। इट मीन्स वहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट का मैग्नीट्यूड बचने वाला है। तो जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एलिमेंट्स का होगा, वहाँ पर नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होगा। तो इस तरीके के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं दीज आर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। उनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, या फिर हम इनको बोलते हैं दीज आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब देखो पैरामैग्नेटिक मटेरियल तो वहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ये होगा कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी बहुत कम शो हो रही होगी। दैट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल। कुछ फैक्टर्स होंगे लाइक टेम्परेचर कि इस वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड कम शो कर पा रहा है ना, और कुछ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी, आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। तो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को शो कर रहा है देन इट विल बी द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और यदि बहुत कम शो कर रहा है देन इट विल बी द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। और जहाँ पर 0 नेट डाइपोल मैग्नेटिक मूवमेंट बच जाता है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी शो होती नहीं है, मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी शो होती ही नहीं है, वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। वैसे आगे इनको हम पढ़ने वाले हैं इनके बारे में डीपली, लेकिन यहाँ पर जब ये इनके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट आ गया है तो हमने इनको यहाँ से समझ लिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके से किसी भी मैटर के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो हो सकती है और वो मैग्नेटाइजेशन को शो करता है। अब हम यहाँ से एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 6, हमने यहाँ से एक स्पेसिमेन लिया।
स्पेसमैन के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं और उन एटम्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अभी मैंने बोला था कि हम यहाँ पर इस चैप्टर के लिए या फिर इस कंसेप्ट के लिए एटम्स वर्ड यूज नहीं करने वाले हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं इस तरीके से, और हम उनको बोलने वाले हैं दीज आर द मैग्नेटिक डाइपोल्स। तो यहाँ से जो भी मैग्नेटिक डाइपोल्स होंगे वो रैंडम डायरेक्शंस में ओरिएंट कर रहे होंगे, कोई किसी डायरेक्शन में ओरिएंट कर रहा होगा, कोई किसी डायरेक्शन में ओरिएंट कर रहा होगा, कोई किसी डायरेक्शन में ओरिएंट कर रहा होगा। ये ओरिएंटेशन डिफरेंट डायरेक्शंस में क्यों होती हैं, इनका हम बारे में हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो टेम्परेचर होता है वो किसी भी मटेरियल को अपने तरीके से इफेक्ट कर सकता है। तो बिकॉज ऑफ द थर्मल एजिटेशन मीन्स ये यहाँ पर टेम्परेचर को फील कर रहे हैं, उनको टेम्परेचर से हीट एनर्जी मिल रही है और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये डिफरेंट डायरेक्शंस में ओरिएंट कर रही हैं, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर अलाइन नहीं है। क्लियर है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर अलाइन नहीं है, डिफरेंट डायरेक्शंस में ओरिएंट कर रहे हैं क्योंकि ये टेम्परेचर से इफेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं दैट इज द थर्मल एजिटेशन। एंड इस स्पेसिमेन के अंदर हमने देख लिया कि जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में ओरिएंट कर रहे हैं, किसी भी मैटर का ये स्पेसिमेन था। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि इस को एक जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ से देखो कि यहाँ से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल्स थे वो डिफरेंट डायरेक्शंस में ओरिएंट कर रहे थे। इट मीन्स कि एक मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट दूसरे के मैग्नेटिक डाइपोल के मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को कैंसल आउट कर रहा होगा। मीन्स इस तरीके से कैंसल आउट करते सारे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट्स कैंसल आउट हो जाएंगे और जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बचेगा इस स्पेसिमेन के लिए दैट विल बी जीरो। तो सारे डिफरेंट ओरिएंटेशंस डिफरेंट डायरेक्शंस में ओरिएंट करने की वजह से जो नेट डाइपोल मैग्नेटिक मूवमेंट बचेगा इस स्पेसिमेन के लिए दैट विल बी जीरो। अब हमें यहाँ से करना ही ये है कि इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हम उसका मैग्नीट्यूड हमें कुछ ना कुछ लेकर के आना है। तो हमें यहाँ से कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ ऐसा करें कि इस स्पेसिमेन के लिए कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाए, कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड निकल करके आए। तो हमें पता है कि अब हम इसको मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट्स को एक ही डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, उनको रोटेट करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो इस डायरेक्शन में है तो इसको इस डायरेक्शन में हमें अलाइन करना है, तो इसका मतलब हमें इसको इस तरीके से रोटेट करना पड़ेगा। मीन्स टॉर्क लगना चाहिए। टॉर्क कब लगेगा इस पर, भैया ये मैग्नेटिक डाइपोल्स है, भैया ये मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं और मैग्नेटिक डाइपोल्स पर टॉर्क कब लगता है, जब मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसका मतलब हमें इस स्पेसिमेन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना पड़ेगा जिससे एक टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगेगा तो किसी न किसी डायरेक्शन में अलाइन होंगे। और हमें पता है जिस तरीके से ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है और यहाँ पर नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ पर साउथ पोल हो गया, हमने इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो हमें पता है नॉर्थ पोल पर जो भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इन दी सेम डायरेक्शन इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इज, एंड साउथ पोल पर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो इसकी वजह से ये यहाँ पर रोटेट करेगा, ये यहाँ पर रोटेट करेगा, तो इससे क्या होगा कि वो इस ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर ही अलाइन हो जाएंगे, दैट द मैग्नेटिक डाइपोल। और हमें पता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है। इसका मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर ही इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अलाइन हो गया, क्योंकि आफ्टर दिस इज द सिचुएशन, इस तरीके से सिचुएशन हो जाएगी एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक मूवमेंट, ये मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इस डायरेक्शन में यदि मैग्नेटिक फील्ड लगाया और इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल्स होंगे वो एक ही डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे, बट ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन, बट ड्यू टू द टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर तो कुछ ना कुछ होगा। तो सारे तो नहीं बल्कि बहुत हद तक हम बोले कि 100 में से 90, 100 में से 90 मैग्नेटिक डाइपोल्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अलाइन हो जाएंगे, लेकिन कुछ रह जाएंगे। दीज आर बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर इफेक्ट, दैट इज द थर्मल एजिटेशन। अभी भी कुछ ना कुछ जो मैग्नेटिक डाइपोल्स होंगे 100 में से 90 तो हो जाएंगे अलाइन, लेकिन 10 ऐसे रह जाएंगे जो अभी भी डिफरेंट डायरेक्शंस में ओरिएंट कर रहे होंगे। तो हमने मान लिया कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड इस पर अप्लाई कर दिया था तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद सिचुएशन इस तरीके से बन गई। देखिए यहाँ से इस तरीके से सिचुएशन बनी, ठीक है, इस तरीके से सिचुएशन बन गई यहाँ से। अब मैं कोशिश करता हूँ कि
इसके एक यूनिट वॉल्यूम में से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। मैं मुझे ये तो पता है ना कि अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो तो नहीं होने वाली इस स्पेसिमेन के लिए, इस मैटर के लिए कुछ ना कुछ तो होगी। मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ कि मैं पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी। तो मुझे पता है ना, यहाँ से मैं जो भी वैल्यू निकालूंगा वो वैल्यू कितनी होगी, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में मैं निकाल रहा हूँ। और हमें पता है कि एक 1 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर, इसके अंदर पता है कितने डाइपोल्स होने वाले हैं, दैट विल बी 10 टू द पावर 20 डाइपोल्स। 10 टू द पावर 20 मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं एक मैटर के अंदर। एक 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर 10 टू द पावर 20 मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं। तो इसका मतलब मैंने एक 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश की। तो वहाँ पर जो वो 1 मिलीमीटर क्यूब दैट इज द यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की मैग्नीट्यूड होता है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। आप लोगों को बात समझ में आई होगी कि इस 1 यूनिट वॉल्यूम के अंदर द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दैट टर्म इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज मैग्नेटाइजेशन वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाई आई कैप। बेसिकली तो यदि आप एनसीईआरटी वगैरह या कुछ बुक्स में देखोगे तो वहाँ पर आपको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हुए दिखाया होगा, बट हम यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट को ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुके हैं कैपिटल एम वेक्टर से। तो हम यहाँ से अनदर सिंबल यूज कर रहे हैं, दैट इज द कैपिटल आई वेक्टर। और वहाँ पर हमें लिखना होगा दिस इज द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, क्योंकि जो चेकर होगा, कॉपी चेक कर रहा होगा, वो समझ लेगा कि दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इसलिए आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आई वेक्टर इज द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। क्लियर है? तो यहाँ से मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या हो गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन वेक्टर फॉर एनी स्पेसिमेन। क्लियर हो गया पॉइंट? वेरी गुड। तो यहाँ से हमें मैग्नेटाइजेशन वेक्टर के बारे में समझ में आ गया कि व्हाट इज द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। अब हम यहाँ से इसकी एसआई यूनिट कैलकुलेट करते हैं। देखिए एसआई यूनिट क्या होगी, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, दैट इज आई इंटू ए। आई का एसआई यूनिट क्या होता है, दैट इज एम्पियर। एरिया का कितना हो गया, दैट इज मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का हो गया दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर एंड द वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। तो यहाँ से इसको कट करोगे, दैट विल बी एम्पियर डिवाइड बाई मीटर। इट मीन्स दिस इज एम्पियर पर मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। तो आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड वाली यूनिट नहीं है इसकी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वाली यूनिट नहीं होती। तो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इज द एम्पियर पर मीटर। क्लियर है? मीन्स कि 1 यूनिट वॉल्यूम के अंदर, किसी भी स्पेसिमेन के अंदर 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हुआ, दैट टर्म इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का मतलब क्या होता है।